साथ देने का शुक्रिया। और अब काबीना में इजाफा, इस पर तनकीद भी की जा रही है और इसकी हिमायत भी की जा रही है कि नीड ऑफ द डे है परफॉर्मेंस के लिए। और तनकीद यूँ कि एक साल में आपने कौन सा तीर मार लिया जो आपने ये वज़रा मुमलिकत और मुशीरान का इजाफा किया। सर सब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? आपको याद होगा मैंने कहा था कि कैबिनेट को कोई तब्दीली होने वाली है जी। मगर मेरा तजिया में एक खामी रह गई थी। मैंने कहा था कि शायद टेक्नोक्रेट्स को जगह दी जाएगी। उस वक़्त मेरी चिड़िया की खबर ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है कारकर्दगी से जी। और कारकर्दगी जिससे वो खुश नहीं है वो यही है कि आपने कुछ सियासी लोग रखे हुए हैं जो टेक्निकल भी कुछ नहीं कर रहे और सियासी भी कुछ नहीं कर रहे। उनकी टेक्निकल कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है और उनकी जो सियासत है वहाँ भी कोई ख़ास इमदाद इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो रही या गवर्नमेंट की नहीं हो रही, तो क्यों उनको साथ लिया हुआ? तो उसमें ये एक सोच थी कि 4-5 लोग जो हैं जो सियासी लोग हैं आप मगर टेक्निकल पोजीशन पे उनको फ़ारग किया जाए जी। और कोई टेक्निकल, ताकि कम से कम टेक्निकल परफॉर्मेंस तो बेहतर हो। तो बातें तो बहुत कर रही है ना ये गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ। ठीक, और भी मैं बात 4-5 चीज़ें कह सकता हूँ आपको जिसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, बातें हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट का ये मौका था कि यार तो ये जो लोग इसको हेड कर रहे हैं उनको फ़ारग करो, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे सियासी तौर पर। अच्छा। और तनकीद ये थी कि एक तरफ तो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ उसके ऊपर भी इशू बना हुआ है, दूसरा ये कि आप लोग सियासी तौर पे भी बेल आउट नहीं कर रहे, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते और सारी गाली हमें पड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें चल रही थी। उसमें एक मौक़िफ़ ये था कि टेक्निकल लोग ले आए, बाकी तो ठीक है चलता रहेगा। मेरा ख्याल है हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है कि ये रास्ता नहीं है, टेक्नोक्रेट्स हम ले आएंगे जो जिसको कहेंगे हम लगा देंगे। मगर अगर पीटीआई को पॉलिटिकली टैकल करना है तो हमें अपने लोग कैबिनेट के अंदर लाने पड़ेंगे, उनको ओहदे देने पड़ेंगे ताकि वो उनकी मोटिवेशन हो, फिर वो जाएंगे आवाम को समझाने के लिए। ऐसे लोगों को बाहर बैठा के और कहना जाओ जाके हमारा कोई बयानिया लेके जाओ, उनको कोई सुनता नहीं उसकी बात। अच्छा। उनको आप कुछ पावर देंगे तो फिर वो पावर भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ खरीदो फरोख्त करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, तो कुछ डेंट डाल सकते हैं पीटीआई के अंदर, अपने वोटों को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये प्रिवेल अब हो गई ये बात, ये बात मान ली गई है कि टेक्नोक्रेट्स तो जब भी आप चाहें लगा सकते हैं, जिसको कहेंगे हम लगा देंगे, वो तो इशू नहीं है। हमें इजाज़त दें हम और लोगों को कैबिनेट के अंदर लेके आए, सियासी लोगों को, उनको पेट्रोनेज की, खिलाने पिलाने की, यही होता है ना, और क्या होता है, लोगों के काम करने होते हैं। और तो पॉलिटिक्स है कुछ नहीं ना, लोगों के काम करने हैं, आपने वोट लेना है, लोगों को दूसरे से हटाना है। तो इन लोगों को बीच में लाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे ना। जब ये बाहर निकलेंगे, एक झंडे की गाड़ी में जाएंगे, आएंगे, लोग आगे पीछे होंगे, लोगों की सिफारिशें सुनेंगे, फिर आगे काम करवाएंगे उनके। तो मेरा ख्याल है ये फलसफा प्रिवेल कर गया अब। तो इसलिए अब ये इतनी लंबी चौड़ी कैबिनेट एक्सपेंशन हो गई है। और आपने देखा इसमें मेरा ख्याल है एक आदमी उस टेक्नोक्रेट नहीं है, सारे पॉलिटिशियंस हैं। और उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को देख रहे हैं, चलें वो भी इत्तेहाद का हिस्सा है ऑब्वियसली। कराची, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी वांट्स टू स्टे आउट ना। पीपल्स पार्टी ने तो आपने देखा है ना कि जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है उनका ये मौक़िफ़ क्या उनका ये ख्याल है, सियासी तज्ज़िया उनका ये कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये बड़ी बदनाम हो रही है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा। उनको सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए पंजाब हुकूमत से, और उनका वही गिला है। अभी वो यहाँ लाहौर आए हुए थे, गवर्नर हाउस में थे, वहाँ सारे पीपल पार्टी वाले जाकर रोना धोना किया, हमारी बात नहीं सुनती, हमें कुछ मिलता नहीं। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, क्योंकि आपकी बात सही है मगर थोड़ा सब्र करो, उसकी वजह यह कि आहिस्ता आहिस्ता काम होंगे, अभी ठहर जाओ। अब उससे मुराद क्या, ठहर जाओ, कब काम करवाएंगे? मैं आपको लिख के दे देता हूँ ये कब इनके काम होने शुरू हो जाएंगे। अगले 2 महीने में। वो क्यों, बजट से पहले? जी। जरदारी साहब जो धमकी देते हैं ना, उनकी पिछले साल भी यही धमकी थी कि अगर बजट पास कराना है तो मेरे काम करो। वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ प्रेसिडेंट साहब की स्पीच भी होती है और वोट भी चाहिए होता है और फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा। और उस वक्त अगर ये ना दें तो फेडरल गवर्नमेंट की काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है उन्होंने यही कहा है कि ठहर जाओ, बजट आ रहे हैं, मैं फिर हाथ दिखाऊंगा, फिर मैं टाइट कराऊंगा। उन्होंने पिछले साल भी ऐसी किया था और इस साल भी वो यही करेंगे। फिर देखिएगा उनके दरवाजे यहाँ पंजाब में भी इधर उधर भी खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट मरियम के आगे नहीं करना, उन्होंने शहबाज के आगे नहीं करना, उन्होंने कहीं और कंप्लेंट करना। ठीक है।
फिर आप समझिएगा। हाँ ठीक है, चले 2 महीने का टाइम जरदारी साहब ने कुछ सोच समझ के ही दिया है, और वही राइट टाइम होगा जब लोहा गर्म होगा, चोट लगाई जा सकती है। हाँ, लेकिन लोहा कहीं और भी गर्म है, और वो है क्रिकेट का मैदान। नहीं कि आपको क्या हो गया? आप क्या हो जाता, तुम लेके आती है घूम फिर के वहीं। असल में मामला बहुत नाजुक है। नहीं, ये तो है। तनकीद का बाजार गर्म है, और इतना गर्म है कि आपने भी ट्वीट किया और आपने बताया कि अवाम इस वक्त सख्त बरहम क्यों है और मेरिट पे हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब तो दिफा करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर ऑप्शन होता तो आप कौन सी टीम बनाते? अभी भी हमने बेस्ट प्लेयर्स रखे हुए हैं। दूसरी तरफ रेजिग्नेशन मान लिया है बानी पीटीआई ने भी मोहसिन नकवी साहब का, और JUIFA ने भी उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। यही होता है हर शिकस्त के बाद। तो क्या ये जेन्युइन मुतालबात है, मेरिट के ऊपर है, कि इस तरह की चीज़ें करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो पाकिस्तानी टीम के साथ है, क्रिकेट के साथ है? देन देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जो अपना ट्वीट किया ना, मैंने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है जो रियल इशू है। रियल इशू ये नहीं है कि आकिब जावेद ने सिलेक्शन ठीक नहीं की। एक बंदा इधर एक बंदा उधर ही हो जाता है ना, उसके साथ वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो यही आप कह सकते हैं ना कि सिलेक्शन में एक स्पिनर और ऐड कर देते। ये कह सकते हैं ना कि जनाब उसको ना रखते बैटर को, उसको बैट्समैन रख लेते। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि दीज आर द रियल इश्यूज़। अच्छा, इश्यूज़ ये हैं कि पिछले 5 साल में हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, जो एक तालाब था जिसके अंदर मछलियाँ उगती थी, बनती थी, खाती थी, परवरिश पाती थी, बड़ी होती थी, वो तालाब ही छोटा सा रह गया, जोहड़ बन गया। और ये 1902 खान साहब की एक सोच थी कि जितनी थोड़ी टीम्स होंगी उतनी क्वालिटी मिलेगी। ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ क्वांटिटी जो है उसमें से क्वालिटी निकलती है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी में से तो फिर कुछ 3-4 लोग निकल आते हैं हर साल। अगर क्वांटिटी थोड़ी होगी तो वैसी ट्रेनिंग नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसे ही काफ़ी केओस है, तो फिर क्या निकलेगा वहाँ से? तो उन्होंने इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम मॉडल वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की। वहाँ 32 मिलियन की पॉपुलेशन है, और बड़े और पढ़े लिखे लोग हैं, और बड़ी सब्सिडीज़ मिलती हैं, और बड़ी फोकस किस्म की ट्रेनिंग होती है सब। न्यूजीलैंड में भी ऐसी है, इंग्लैंड में भी ऐसी है, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी है। अरे इंडिया पाकिस्तान में गेम इज़ डिफरेंट। इतना बड़ा तालाब है, उसमें से लोग निकलते हैं। कुछ सबका ख्याल नहीं किया जा सकता, मगर इतना वो है बड़ा कि कुछ ना कुछ निकल आता है उसमें से। उसी को हम फिर आगे लेके चलते हैं, और ये कामयाब रहा है ये सिस्टम। अब हुआ ये कि 4 साल से 5 साल से ये सिस्टम डिसरप्ट हो गया है, और उसके साथ बड़ा नुकसान हो गया है। और ये अब जो सारा कुछ हो रहा है, ये रातों रात ठीक नहीं होगा, मगर पहले एहसास तो होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करना। मुझे एक बंदा कह रहा था, जब मैंने लिखा तो एक बंदे ने कहा, ये क्या हुई बात, अगर बैट्समैन ही जो है उसको बैटिंग नहीं करनी आती तो फिर बैट्समैन नहीं होना चाहिए ना, कोई और होना चाहिए। वो तो सही बात है, मगर कहाँ से लाएंगे आप?